हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो ये क्लास हमारा होगा PIMR का, है ना। और आज का हमारा टॉपिक होने वाले पर्सोनेल मैनेजमेंट। क्या होने वाला है? पर्सोनेल मैनेजमेंट। अभी जो पर्सोनेल मैनेजमेंट है, इसको बहुत सारे लोग पर्सोनेल को पर्सनल से कंफ्यूज कर पाते हैं। पर्सनल का मतलब होता है किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का, है ना। पार्टिकुलर पर्सन्स, कुछ भी हो सकता है। उसकी फीलिंग हो सकती है ना। उसके व्यूज हो सकते हैं, उसके थॉट्स हो सकते हैं। ओके। नाउ पर्सोनेल का मतलब क्या हो जाता है? पर्सोनेल को सिंपल टर्म में हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, है ना। तो समझते हैं कि पर्सोनेल क्या होता है, फिर समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, फिर लास्ट में देखेंगे कि पर्सोनेल मैनेजमेंट क्या होता है। तो पर्सोनेल का मतलब हो जाते हैं एनी पर्सन हु वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंडेड बाय some responsibility and are paid for their services are known as personnel। समझ गए? तो वो सारे व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, अपना सर्विस, अपना नॉलेज, अपना क्या बोलते हैं उसको, स्किल्स, अपने स्किल्स को क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक संस्था में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल बोलते हैं। ठीक। दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि मैनेजमेंट करके चलना होता है, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, लाइफ एंड वर्क में मैनेजमेंट होना चाहिए, कैश मैनेजमेंट आना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है, इसको मैं अपने वर्ड में इसको डिफाइन करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैनेज मैन, है ना, ये MEN मैन। T फॉर टैक्टफुली। सिंपल टर्म में मैनेजमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मैन टैक्टफुल्ली इज नॉन एज मैनेजमेंट। समझ में आया? मतलब कि लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में क्या है कि पर्सोनेल का मतलब भी लोग होते हैं, है ना। पर कौन से लोग होते हैं? तो स्किल्ड लोग होते हैं, है ना। स्किल्ड एम्प्लॉय को हम लोग पर्सोनेल बोलते हैं। किसी को भी हम लोग पर्सोनेल नहीं बोल सकते, है ना। कल को अगर मान लो कि जैसे कि हमारे ऑफिस में सफाई करने वाला है ना, या फिर मान लो कि कोई प्यून है या फिर गार्ड है, तो वो हमारे पर्सोनेल में नहीं आते हैं, ठीक है। वो हमारे फोरमैन में आते हैं। पर्सोनेल और फोरमैन में बहुत ही ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में आगे चल के समझेंगे। अब हॉस्पिटल में या फिर किसी भी तरह के बिजनेस में, है ना, वो लोग जो कि अपने पास सर्टेन स्किल लेकर आते हैं, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्या होता है, इनको पेमेंट रिसीव होती है। और इनके पास कुछ सारे अथॉरिटीज, मतलब कि पावर्स, और इनके कुछ सारे सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सोनेल बोलते हैं। ठीक। अब पर्सोनेल में कोई भी हो सकता है ना, जैसे कंपाउंडर से लेके, नर्स से लेकर, रिसेप्शनिस्ट से लेकर,
मैनेजर हो गए, एचआर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एटीसी, ये सारे क्या हमारे पर्सोनेल है। तो इन्हीं सारे लोगों को क्या करना, व्यवस्थित करना, उनको काम देना, उनका काम बांटना, उनका रवैया समझना, उनका नेचर को रीड करना, है ना। आने वाले दिनों में कितने नए लोगों को लेकर आना है, कितने लोगों को क्या करना, हटाना है, तो ये सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनेल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये जो पर्सोनेल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये डिराइव्ड हुआ है हमारे, इससे भी एक बड़ा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से निकल के क्या है हमारा पर्सोनल मैनेजमेंट। तो इसके कंसेप्ट एल्टन मायर ने दिया था, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, है ना। तो ये पर्सोनल मैनेजमेंट क्या है, पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे वर्कर्स हो गए, है ना, प्यून्स हो गए, वो सारे क्या आएंगे, वो इसमें आएंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स वगैरह, पायलट्स वगैरह, सॉरी, डॉक्टर्स, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, कंपाउंडर, सीटीसी, सारे जितने भी लोग हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स में आएंगे। कहने का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स में स्किल्ड लोग तो होते हैं, उसके साथ साथ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लोग भी होते हैं। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। और पर्सोनल में क्या होता है, ओनली स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं। ठीक, तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आएगा तभी आपको क्या आएगा, इसके कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सिंपली पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सोनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, रिक्रूटिंग, all the employees किसी भी संस्था में, एनी ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल इज नोन एज पर्सोनल मैनेजमेंट। अब पर्सोनल मैनेजमेंट के हम लोग कुछ सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स का मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि एक व्यक्ति पर्सनल मैनेजमेंट क्यों करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉस्पिटल क्यों पर्सनल मैनेजमेंट करता है। हाँ, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके स्कोप, पर्सनल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो फीचर्स, जब भी कोई पर्सनल मैनेजमेंट की बात करेगा ना, तो ये क्या होते हैं, इनके फीचर आता है कि ये इम्प्लॉय बेस्ड होते हैं। इनका दूसरा कोई फोकस नहीं होता, इनका फोकस होता है कि इम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है। ठीक, दूसरा इनका फीचर क्या होता है कि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं समय के हिसाब से। अगर हम लोग को नए लोग चाहिए तो नए व्यक्ति को लाना है, अगर कम लोग चाहिए तो बहुत सारे लोगों को निकालना है, रिटायर करना है, या फिर रिप्रिमांड देना है, वार्निंग देनी है तो वो देते हैं ना, रिटायरमेंट करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, किसी के जॉब को चेंज करना है, तो वो सारा काम ये लोग करते हैं, है नहीं। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। तीसरा क्या करते हैं ये हमारे जॉब को भी डिजाइनिंग करने का काम करते हैं। ये भी इनका क्या होता है, एक तरीके का फीचर होता है। पर्सनल मैनेजमेंट का और क्या फीचर होता है, पर्सनल मैनेजमेंट एक तरीके से नेगेटिव प्रोसेस है। कैसे नेगेटिव प्रोसेस है, तो यहाँ पे लोगों को लाते तो हैं लेकिन पहले उनको टेस्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो सारे लोगों को हम अपने पास नहीं रखते हैं। जब तक पर्सनल क्या करता है, वर्कर अच्छे से काम कर पा रहा है, तब तक उसके क्या होता है, प्रमोशन होते रहता है। जैसे उसने आउटपुट देना कम करा तो उसके क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा या फिर टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट।
तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, एक तरीके से हमारा आउटपुट बेस्ड भी होता है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया, फीचर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब समझते हैं फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। सबसे पहला इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, प्लानिंग करना। आप ये बताओ कि प्लानिंग क्या होता है, एनीवन? कोई जॉब प्रोफाइल डिजाइन करना, मतलब हम सामने वाले से क्या आउटपुट निकालना चाहते हैं उसका ब्लूप्रिंट टाइप। वेरी गुड, ठीक। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि एक तरीके का एक स्ट्रक्चर, एक रोड मैप हाँ, कि कैसे क्या काम करना है ना। क्या ठीक है, काम सही है। करना है। तो सिंपल टर्म में अगर हम लोग प्लानिंग को डिफाइन करने, मतलब कि हम लोग को ये काम करना है कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को आगे चल के क्या करना है ना। तो सिंपली इसको डिफाइन करता हूँ, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, है ना, क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, है ना, व्हेन टू डू। एंड whom टू डू इट। अब वो ETC और भी लगा लेना अपना, है ना, कि और कौन करेगा। ओके। सिंपल टर्म में है। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग को, प्लानिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर को क्या करते हैं, फ्यूचर को हम लोग स्टडी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और बहुत तरीके का प्लान्स बनाते हैं कि सिचुएशन ए हुआ तो ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, सिचुएशन बी हुआ तो ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे ना। तो जिससे क्या होता है, ऑल द पॉसिबल्स जितने भी हमारे आगे चल के जो भी समस्याएं आ सकती हैं उनको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं और अपने गोल को, जो भी हॉस्पिटल के गोल्स होते हैं, है ना, जो भी टारगेट होते हैं उनको अचीव कर पाए। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ forecasting all the possible situations and preparing a roadmap to overcome any circumstances, है ना, for achieving the target of the, या तो हॉस्पिटल बोल दो या तो ऑर्गेनाइजेशन बोल दो। ठीक है कंसेप्ट, मतलब कि एक ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो भी पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं फ्यूचर में, और उसमें क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। तो प्लानिंग का प्रोसेस हम लोग जानेंगे, प्रोसेस तो पढ़ लिया। अब इसका क्या प्रोसेस होते हैं प्लानिंग के, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो इसमें हम लोग प्लानिंग करते कैसे हैं, अभी तक तो हम लोग समझेंगे प्लानिंग कैसे करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि पर्सनल प्लानिंग कैसे करते हैं, है ना। तो पहले प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में, है ना, जिसको हम लोग सिंपल टर्म में बोलते हैं कि गोल डिफाइन करते हैं। या तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या तो गोल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कल को अगर पैंडेमिक आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग अपने हॉस्पिटल को किस तरीके से रेडी रखें, कितने लोगों को हम लोग अपने बैकअप में रखें, क्या हमारे पास स्टॉक्स होने चाहिए, है ना। तो ये हो रहा है कि हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गोल डिफाइन करने का मतलब हो गया कि अब अगर हम लोग को हॉस्पिटल को और ज़्यादा एक्सपांड करना है ना, अपने अपने हॉस्पिटल को और भी स्टेट्स में पहुंचाना है, उसके सर्विसेज को और पहुंचाना है ना, लोगों से अच्छे संबंध बनाने हैं, है ना, कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो हो जाता है गोल। गोल और प्रॉब्लम दोनों अलग चीज़ है, लेकिन जब भी प्लानिंग करना होता है ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने गोल डिफाइन करा तो उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम डिफाइन करा तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, प्लानिंग या फिर
उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है। सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, मार्केट में रिसर्च करते हैं कि ऐसे पॉसिबल सिचुएशन में कि लोगों ने क्या क्या बोलते हैं ना पैतरे आजमाए हैं, है ना, या फिर क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं। एक दूसरा कि कोई भी एक जैसे कि बोलते हैं ना कि एक ब्रांड वैल्यू वाला हॉस्पिटल हो गया, तो वो लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, या फिर उन्होंने पास्ट में क्या कर रखा है, या फिर खुद हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे हॉस्पिटल ने क्या कर रखा है ऐसे सिचुएशंस में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने रिसोर्स के ऑप्टिमाइज करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल रिसोर्सेस हैं कि कल को अगर ये सिचुएशन हुआ या फिर हम लोग को अगर ये गोल अचीव करना है। जैसे हम लोग को हॉस्पिटल में, है ना, नर्सेस की बोलते हैं रिक्रूटमेंट ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या रिसोर्स एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कौन से मीडियाज है, सोशल मीडिया के थ्रू जॉब वैकेंसी हम लोग ओपन करें या फिर न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करें, है ना। दूसरा कि हमारे पास रिसोर्स में, दूसरा कि हमारे पास क्या बजट है, हमारा बजट क्या है। ठीक। तीसरा कि हमारा टारगेट क्या होएगा कि कौन से नर्स चाहिए हमको, फ्रेशर चाहिए या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड वाले चाहिए। तो ये सारे हमारे रिसर्च एनालिसिस में आ जाते हैं, है ना। फोर्थ आ जाता है हमारा प्लान फॉर्मेशन। अब उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। अब प्लान ए बनाओ, प्लान बी बनाओ, है ना। हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग प्लान हम लोग क्या करते हैं, इसको रेडी करते हैं। अब डायरेक्ट प्लान को बना तो लिया, है ना, अब उसको डायरेक्ट जाके अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग को क्या पता कैसा रिजल्ट है। कल को अगर फेल होगा तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, हॉस्पिटल का नुकसान होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस प्लान को पहले टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लान इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। कि एक बार क्या करते हैं किसी भी काम को करने में, जैसे कि मान लो कि रॉकेट को स्पेस में छोड़ने से पहले उसको टेस्टिंग तो करते हैं ना, कि कल को अगर छोड़ने गए रॉकेट को लॉन्च करने गए और वो बोलते हैं ना बीच में ही ब्लास्ट कर गया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, सारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, किसी भी प्लान को इवेलुएट करके देखते हैं कि ये कितना काम करेगा, इसका सक्सेस रेट कितना है ना। उसमें से भी बेस्ट प्लान जो भी हम लोग को लगता है, अरे इसमें से लो 10 प्लान थे, 10 प्लान में से हम लोगों ने 2 प्लान निकाले, है ना। अब इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है, तो इसमें सिलेक्ट करते हैं बेस्ट प्लान को। अब ये डिफर करता है कि कैसा सिचुएशन है, क्या नीड है, उसके हिसाब से हमारा प्लान का सिलेक्शन मैटर करता है ना। उसके बाद लास्ट में प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि अब तो हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। लास्ट में देखते हैं कि हम लोगों ने जो भी प्लान इम्प्लीमेंट करा और जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था उसका रिजल्ट और जो हम लोगों ने प्लान इम्प्लीमेंट करके आया हुआ रिजल्ट वो कितना डिफर कर रहा है ना। तो कंपैरिजन में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क। स्टैंडर्ड वर्क मतलब जो कि हम लोगों ने प्लान बनाया था, है ना, ये प्लान फॉर्मेशन में जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था, स्टैंडर्ड वर्क में क्या डिफरेंस आया है। अगर हम लोगों ने सोचा था कि इस बार हम लोगों के पास नर्स आने चाहिए, नर्सेस आने चाहिए 10 और एक्चुअल नर्सेस आ गए मान लो 6, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लान में क्या करेंगे कि ऐसा प्लान बनाएंगे कि जिसमें कि ये 4 ना आकर क्या है, 8 है, 9 है, ताकि क्या हो हमारा सक्सेस रेट और ही भी जाता क्या हो, इम्प्रोवाइज हो। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। ये हो गया हमारा प्लानिंग। दूसरा आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो जाता है जैसे कि हम लोग ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना, इसका इस कंसर्ट को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रही है, नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्लेस पे जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास रिसोर्स है सबको एक जगह लेकर आना, क्या करने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग।
जैसे मान लो कि हॉस्पिटल है सुद्दूवाला में, लेट से, और अगर हम लोग अपने डॉक्टर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं देहरादून में, मान लो क्लर्क टावर के पास, तो वो काम करेगा? नो। है ना? हॉस्पिटल्स तो हमारे वैकेंट ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अगर सुद्दूवाला में है, अगर डॉक्टर को हम लोगों ने वहाँ पे मान लो कि दवा दवा की दुकान में बैठा दिया, तो वो तो काम नहीं हुआ। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? कम्यूटिंग और एक्यूमुलेटिंग या फिर कलेक्टिंग ऑफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन। अब फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आएंगे, जो भी हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें आएंगे, है ना, एट अ सर्टेन प्लेस फॉर अ सर्टेन गोल। अब जैसा गोल उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजिंग भी पार्ट है प्लानिंग का, है ना। प्लानिंग में भी हम लोग पहले ही प्लान करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जब बस प्लानिंग कर लिया लेकिन उसको अगर ऑर्गेनाइज नहीं करा तो फिर काम नहीं हुआ ना। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो जाता है उसका एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते हैं हम लोग कि हाँ चलो अब काम को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे अगर आप लोग बैक जाओगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिसोर्स एनालिसिस। रिसोर्स एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, सिंपली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग चीज़ों के, कि हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें और उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। समझ में आया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक वर्ड आता है डायरेक्टर। कोई भी मूवीज बनते हैं तो विदाउट डायरेक्टर पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि डायरेक्टर बताता है कि किस एक्टर को क्या रोल करना है, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं ना, क्या स्टेप्स होंगे, समझ में आ रहा है, कैसे क्लाइमेक्स होएगा। तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, राइटर कहानी लिखता है, लेकिन डायरेक्टर उस चीज को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आता है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो यही आता है हमारा किसमें, डायरेक्टिंग में। तो प्लान को तो हम लोगों ने बना लिया, सारे रिसोर्स भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिए, लेकिन अगर उसको हम लोग रियल लाइफ में डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को गाजर का हलवा बनाना है, वो गाजर लेकर आया है ना, मावा लेकर आ गया, घी लेकर आ गया, सब कुछ लेकर आ गया, पर उसको वो क्या बोलते हैं, उसको काटेगा ही नहीं, है ना, गैस ऑन ही नहीं करेगा, तो वो गाजर का हलवा बनेगा कैसे? कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम लोगों ने प्लान करा, उसके बाद जो भी हम लोगों ने चीजें को ऑर्गेनाइज करा, अब उसको क्या करते हैं, रियलिटी में उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इन रियलिटी इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। केवल इतना ही नहीं, एज वेल एज क्या करना, लोगों को गाइड करना, गाइडिंग द पर्सनल, पर्सनल बोला या फिर एम्प्लॉइज बोला, है ना, उनको मोटिवेट करना। जैसे एम्प्लॉइज अगर मान लो कि जैसे कि मूवीज की बात कर रहा था, जैसे मान लो 50 टेक ले लिया और उसको वो आ ही नहीं रहा, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो डायरेक्टर क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है कि आप इसको क्या करो, इतने देर का ब्रेक ले लो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो गाइड भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, ट्रेन भी कर रहा है ना, ट्रेनिंग फॉर द बेटर। पर उसका मेन गोल क्या होता है, लास्ट में आउटपुट अच्छा आना चाहिए, किससे, पर्सनल से। तो ये होता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग कौन करता है, तो डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होगा, एचआर बोलो या फिर मैनेजर बोल लो, है ना। और एक काम और करता है डायरेक्टिंग, मैंने बताया था कि रोल डिफाइन करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। मतलब कि क्या करता है, असाइनिंग द ड्यूटी टू डिफरेंट वर्कर्स। पर वर्कर्स तो अनस्किल्ड होते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोगों को, एम्प्लॉयज या फिर पर्सनल। पर्सनल एज पर देयर नॉलेज। मान लो कोई नर्स है और उसको बोल दो कि आप सर्जरी कर दो, तो वो तो सर्जरी नहीं कर सकती ना। तो उनके नॉलेज, उनके एजुकेशन, एजुकेशन, उनके स्किल्स
और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो डायरेक्टिंग भी बहुत ही वास्ट टर्म है ना, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर, यस थोड़ा सर। ओके, लास्ट में आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग सिंपल टर्म है ना, कंट्रोलिंग का मतलब ये हो जाता है कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को क्या करना, कंट्रोल करना। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में आप लोग को एक वो बताया था, स्टेप बताया था यहाँ पे, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करके क्या डिफरेंस है मैंने बताया था ना, और उसको कैसे कम करके क्या कर सकते हैं, कम से कम डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग सिंपली क्या होता है, कंट्रोलिंग एक लास्ट फेज होता है किसी भी पर्सनल मैनेजमेंट में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपना एक गोल सेट करती है, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाती है, प्लान को इम्प्लीमेंट करती है, फिर जो रिजल्ट आता है ना उसको कंपेयर करके देखती है कि जो हम लोगों ने सोचा था और जो एक्चुअल काम हुआ उसमें कितना डिफरेंस आया, और जो भी डिफरेंस आया उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। समझ में आया? या फिर उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करती है ना, सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, इज द स्टेप of comparing actual result with the standard one, finding the cause of difference, कि किस रीजन से क्या है डिफरेंस आया, लास्ट में क्या करते हैं, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड अचीविंग द टारगेट। कंट्रोलिंग का अर्थ क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट आया उसको कंपेयर करना, उसके बाद क्या करना, उसका जो भी प्रॉब्लम आया कि किस कारण से ये डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को समझना, स्टडी करना, और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उस सोल्यूशन को फिर से क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और जो भी हमारा टारगेट है अगले नेक्स्ट बारे में उस पर क्या करना, अचीव करना। तो ये होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, है ना, तो इतने डीप में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें। अब आते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि फीचर्स क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट का, फिर बताया था फंक्शन क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे जो भी हम लोग डिफरेंस बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सीधे सिंपल टर्म में बात करेंगे कि हॉस्पिटल के टर्म में बात कर रहे हैं ना हम लोग, कि हॉस्पिटल में कैसे कंट्रोलिंग होती है। अब कंट्रोलिंग के केवल अर्थ ये नहीं कि बस लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को भी कंट्रोल करते हैं लेकिन वो डायरेक्टिंग में आएगा। इसमें क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लो कोई क्लाइंट आया, तो कोई कस्टमर आया, कोई पेशेंट आया, है ना, अब उसके ट्रीटमेंट करते करते क्या हो गया, हम लोगों ने अपना मतलब कि सर्जरी में गए, वो उसकी डेथ हो गई मान लो, तो और उसके फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। अब वो तो सीन क्रिएट करेंगे, है ना। तो जब वो सीन क्रिएट कर रहे हैं तो जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया, उन्होंने क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करा था, डॉक्टर्स ने भी क्या कि ये बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या आ गया, उन्होंने जो प्लान करा था उसका अपोजिट आ गया। अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसका सोल्यूशन जो भी वहाँ का पर्सनल का मैनेजर होता है ना, जो भी वहाँ का हेड होता है, वो क्या करता है, उसका रियलिटी में सोल्यूशन निकालता है, फाइंड आउट करता है और उस सिचुएशन को हैंडल करता है। तो जो पर्सन उसको हैंडल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल मैनेजर, है ना। जहाँ पे मान लो कि किसी भी डॉक्टर पे या फिर किसी भी नर्स के ऊपर परेशानी आ गई, तो इन सबको जो हैंडल करेगा ना उनको बोलते हैं पर्सनल मैनेजर, या फिर एचआर मैनेजर भी बोलते हैं, या फिर मैनेजर बोलते हैं सिंपल टर्म में, है ना। तो वो भी जानेंगे कि पर्सनल मैनेजर कौन होता है, उनके क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या उनके ट्रेड्स होते हैं। उससे पहले हम लोग जान रहे हैं कि स्कोप ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये कहाँ कहाँ पे काम लगता है। सबसे पहले तो ये हमारे कहाँ काम लग रहा है, तो हम लोग हॉस्पिटल सर्विस में पढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल में काम आएगा, है ना, पर्सनल मैनेजमेंट। दूसरा बिजनेस, जितने भी दुनिया भर में बिजनेस निकाल के देख लो वहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट होते ही है ना।
तीसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास भी तो एम्प्लॉय होते हैं, है ना। ऑफिसर्स ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स में आते हैं ना, नेवी में आ गए, आर्मी में आ गए, हमारे क्या बोलते हैं आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या फिर जो भी अन्य लोग हैं, है ना, जो भी सर्विस में हैं, जैसे कि सी एसडीएम हो गया, है ना, डीएम हो गया, और भी जैसे मान लो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हेड हो गए, या फिर लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट के हेड हो गए, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हो गए, या फिर वहाँ के जो भी इम्प्लॉयज हो गए, ये सारे क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं। तो गवर्नमेंट भी काम में लेते हैं पर्सनल मैनेजमेंट को, बिजनेस भी, हॉस्पिटल भी, फोर्थ एजुकेशन भी, शिक्षा के भी क्षेत्र में क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रोल होता है। समझ रहे हो। और बताओ कहाँ काम आ सकता है पर्सनल मैनेजमेंट, रिसर्च के क्षेत्र में, जहाँ पे रिसर्च होते हैं, जैसे कि मान लो कि लोग एक्सपेडिशन में जाते हैं ना, जैसे हिस्टोरिकल डेटा रिसर्च करते हैं, है ना, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गए, या फिर वेदर फोरकास्टिंग करने वाले लोग हो गए, तो वहाँ पे भी पर्सनल मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट एक छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, मतलब कि ये एक तरह से यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ये भी एक तरीके से इसके क्या हो गया, एक फीचर हो गया, है ना, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब कि ये हर एक जगह पे काम लगता है। तो इसको हम दूसरे इसके एक कंसेप्ट क्या आ सकता है कि इसको हम लोग किसी भी इन सारे चीज़ों में से निकाल नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, परवेसिव इन नेचर है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, कैनेट बी सेपरेटेड। परवेसिव का मतलब क्या होता है, कैनेट बी, सेपरेटेड। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तीसरा, पर्सनल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को डांटता धमकाता नहीं, बहला फुसलाकर काम निकालता है। धमकाओगे तो वो ह्यूमन राइट्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो ये क्या करता है, लोगों को परसुएट करता है, तो ये परसुएसिव इन नेचर होता है। नए नए बता दे रहा हूँ, है ना, क्या होता है ये, परसुएसिव इन नेचर होता है। समझ में आ रहा है। हम्म। वेरी गुड। अब पर्सनल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लोग पर्सनल मैनेजमेंट करते हैं, पर्सनल को क्यों मैनेज करते हैं, एम्प्लॉय को क्यों मैनेजमेंट करते हैं, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या फिर क्या इसके एडवांटेज होते हैं, या फिर क्या इसके रोल्स होते हैं, है ना, कुछ भी पूछिए, आंसर से इतने ही होंगे, सेम ही होंगे, है ना। सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि क्या हो पाए, हमारे जो भी एम्प्लॉय है उनकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी है जो वो इंक्रीज हो पाए, इंप्रूव हो पाए, है कि नहीं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज बोलो, पर्सनल बोलो, या फिर स्टाफ्स बोलो, है ना, इसलिए पर्सनल मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा, एक अच्छा संबंध, जैसे कि नहीं होता एम्प्लॉय की ट्रस्ट, जैसे अगर कोई भी लोग बोले कि आप किस कंपनी के साथ काम करना पसंद करोगे, तो लोग टाटा को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मार्केट में अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करा है कि हम लोग एम्प्लॉय के साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं ना, कि उनके साथ कोई भी जाति नहीं करते, जब वो नहीं होते ह्यूमन राइट्स का जो भी वायोलेशन नहीं करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, एक गुड रिलेशन बनाना बिटवीन किसके किसके, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है, जो काम दे रहा है, और एम्प्लॉय मतलब जो कि काम कर रहा है। समझ आ रहा है। तीसरा, पर्सनल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, और पर्सनल मैनेजमेंट क्यों कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हॉस्पिटल क्यों करेगा पर्सनल मैनेजमेंट। टू मतलब रिक्रूट स्किल स्टाफ करने के लिए, वेरी गुड, कि स्किल्ड मतलब बंदे। हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, किस प्रोसेस में, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, या फिर नहीं होता सिलेक्शन प्रोसेस में, इंटरव्यू प्रोसेस में। अगर हम लोग को डॉक्टर्स चाहिए, और नर्स लोगों ने भी अप्लाई करा है, या फिर जो भी हमारे बोलते हैं, अगर पर्टिकुलरली सर्जन चाहिए, तो अगर फिजिशियन ने भी कर रखा है, तो उन सब लोगों को क्या हम्म। कर देते हैं हम लोग, फिल्टर कर देते हैं ना। बात। तो हाँ, हम्म। वेरी गुड, तो इसलिए पर्सनल मैनेजमेंट क्यों काम आता है हमारा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। फोर्थ,
अगर हम लोगों को किसी भी वर्कर की आवश्यकता नहीं है, बेफिजूल के हम्म हमारे जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसको भी मैनेजमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि नहीं? सेव्स, क्या सेव करेगा? टाइम एंड मनी, फंड्स। हम्म या फिर फंड्स बोल लो, है ना? और क्या हो सकता है, और क्या एडवांटेज और क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट करने के? लोग क्यों करना चाहेंगे, पर्सनल को क्यों मैनेज करना चाहेंगे? क्योंकि अगर उनको मैनेज नहीं करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली किसका घाटा होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हॉस्पिटल है, या फिर जो भी कंपनी है, उसके घाटा होगा, उसका नुकसान होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट करते हैं, ताकि क्या हो पाए, इनडायरेक्टली इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो पाए, है ना? किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। वेरी गुड। हो जाएगा? क्यों, और बताओ इम्पोर्टेंस। हम्म एक और बता दो। और क्या करते हैं ये, पर्सनल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो भी कस्टमर आए उनसे एक अच्छा संबंध बन पाए, है कि ना? एक, लॉन्ग टर्म। हाँ, एक गुडविल बन पाए, नहीं बोलते वो, ट्रस्ट बन पाए। तो कस्टमर अट्रैक्शन के लिए भी पर्सनल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। अट्रैक्ट, केवल अट्रैक्ट होना आवश्यक नहीं है, वो रिटेन करना, कि कल को अगर कोई भी लोग सोचे कि कौन से हॉस्पिटल में जाना था, अच्छा वहाँ पे स्टाफ से लोग बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, उसी हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना? समझ में आया कंसेप्ट? यस। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, है ना? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।